हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत जो क्वेश्चन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो पूछे गए थे सूटिक्स के थर्ड सेशनल के पेपर में। अगर मैं आपको बताऊं तो थर्ड सेशनल के पेपर में दरअसल पूछा गया था डिफाइन वैक्सीन्स, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, और इसके साथ ही साथ इसमें यह भी पूछा गया डिफाइन एंड क्लासीफाई इम्यूनिटी। इन तमाम क्वेश्चन को हम लोग इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के टॉपिक के माध्यम से कवर कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले कि आखिर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है इम्यूनिटी की इसमें बात हो रही है कि अगर किसी प्रकार से अगर हमें पैथोजेंस जिसमें कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, अगर इनसे किसी प्रकार का हमें डिजीज़ होता है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में कि इसमें ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे विभिन्न तरह के डिजीज़ या पैथोजेंस अगर हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं वैक्सीन। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर ये वैक्सीन होती क्या है। तो दरअसल दोस्तों यदि बात करें तो वैक्सीन जो कि क्वेश्चन में ही पूछा गया कि व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन एक ऐसा एंटीजेनिक मटेरियल है जो कि क्या कंटेन करता है, एंटीजेनिक मटेरियल, जिसमें कि कहीं ना कहीं ये एबिलिटी होती है अगर वैक्सीन हम लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीर में क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होंगे कि इसके अगेंस्ट में जो भी पैथोजेंस है जिनके वजह से हमारे शरीर में डिजीज़ हो रहे हैं उनसे फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती कई बार। इसीलिए इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, वैक्सीन, जो कि सिंथेटिकली भी तैयार की जा सकती है। और यदि हम लोग बात करें कि आखिर वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं, तो दोस्तों ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरा हमारा क्या होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और जैसा कि हम लोग नाम से ही देखें तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो कि लंबे समय तक हमारे ऊपर ये काम करती है, लेकिन वहीं पर इनएक्टिव होती हैं। उन वैक्सीन्स में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उन वैक्सीन्स को बार बार डोजेज के फॉर्म में, बूस्टर डोज के फॉर्म में हमें लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरफ वो वैक्सीन है जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जो कि एक बार यदि हम लगा लेते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे शरीर पर किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए वर्क करेगी। लेकिन वहीं अगर दूसरे वैक्सीन की बात करें, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, तो उसे हमें बार बार सीरीज में बूस्टर डोज के रूप में भी लेने की ज़रूरत पड़ती है। और यदि हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की यदि बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मम्प्स, मीजल्स और रुबेला, रोटा वायरस, इन तमाम तरह के वैक्सीन्स किसके अंतर्गत लगाए जाते हैं, बेसिकली लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंतर्गत लगाए जाते हैं। जबकि वहीं इनएक्टिवेटेड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आईपीवी हो, यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वाली वैक्सीन हो, जो कि बर्थ के टाइम पे 6, 10, 14 वीक्स के बाद फिर फर्स्ट बूस्टर जो डोज, फिर सेकेंड बूस्टर डोज, और इसके साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड जो भी वैक्सीन है वो दरअसल किसके अंतर्गत लगाई जाती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये वैक्सीन्स आती हैं और ये लगाई जाती हैं, हमें दी जाती हैं। अब यदि हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, वह है हमारा क्या, सीरा। आखिर सीरा ये होता क्या है। और एक क्वेश्चन जो है सीरा हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीरा एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसमें क्या होता है, यह एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि जब हमें मिलता है, जब हम अगर ब्लड को क्लॉट कर देते हैं और उसमें यदि हम लोग एक तरफ लिक्विड पार्ट और एक तरफ सॉलिड पार्ट दोनों को अलग अलग करते हैं, देखते हैं उनको, तो उसमें हमें येलो कलर का एक फ्लूइड देखने को मिलेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं, और इसको ब्लड सीरम के नाम से भी बेसिकली जाना जाता है। बात करते हैं किसकी, वह है हमारा टॉक्सोइड की। जैसे टॉक्सोइड से नाम से ही दोस्तों पता चल रहा है कि टॉक्सिन, तो कहीं ना कहीं टॉक्सोइड एक ऐसे प्रिपरेशन को कहा जाता है जिसमें कि जो टॉक्सिन की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है टेम्परेचर के माध्यम से, केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से, जिससे कि एक प्रिपरेशन की टॉक्सिन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी यानी कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की क्षमता को बेसिकली यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जाता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सॉइड कहते हैं। जैसे डिप्थेरिया का
टॉक्सोइड। अगला टर्म हमारे पास है एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स। यदि हम लोग बात करें तो एक्सोटॉक्सिन्स दरअसल ये एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसके अंतर्गत बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे पास बैक्टीरिया है उसका सेल वाल है, उससे ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं, क्रॉस होकर उसको पार करके ये क्या करते हैं, मीडियम में जाते हैं, सेल वाल को क्रॉस कर कर क्या करते हैं, मीडियम में डिफ्यूज हो जाते हैं। इसका भी एग्जांपल डिप्थीरिया टॉक्सिन हम लोग ले सकते हैं। और एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं, बेसिकली ये ऐसे प्रिपरेशन है जो कि बैक्टीरिया में ही क्या रहते हैं, रिटेन्ड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कब, जब बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, डाइड हो जाता है, तब ये एंडोटॉक्सिन्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अगला यदि हम लोग बात करें तो वह है हमारा बीसीजी वैक्सीन का प्रिपरेशन, यानी कि व्हाट इज वैक्सीन पूछा गया और इसके साथ ही साथ बीसीजी वैक्सीन का प्रिपरेशन भी पूछा गया था 5 नंबर में। तो इसमें यदि हम लोग बात करें बीसीजी, तो बीसीजी आप सभी जानते हैं कि बैसिलस कालमेट गुरीन, इसका बेसिकली फुल फॉर्म है, एक्रोनियम है। और इसको यदि तैयार करने की बात की जाए तो इसको बेसिकली तैयार किया जाता है किस तरीके से, हम लोग जानते हैं कि यह एक फ्रीज ड्राइड एक तरह का प्रिपरेशन है। इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य बेसिकली हमें रखना पड़ता है। और ये जो बीसीजी वैक्सीन जो तैयार किया गया, इसका स्ट्रेन कहाँ से लिया गया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि इसका यूज़ किसके अगेंस्ट किया जाता है, किसके ट्रीटमेंट के लिए या प्रोफाइलैक्टिक के लिए किया जाता है, बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो बेसिकली तैयार किया गया है वो स्ट्रेन कहाँ से लिया गया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और इसमें अगर प्रिपरेशन देखें तो इसमें क्या किया जाता है कि 1 mg तक ये देखा जाता है कि 1 mg तक जो प्लेट है उस पे इसकी ग्रोथ कराई जाती है, इस बैक्टीरिया की लाइव और लिविंग इसकी ग्रोथ कराई जाती है। और जब 1 mg सॉलिड मीडिया प्लेट के चारों ओर क्या हो जाता है, इसका ग्रोथ हो जाता है और लेस देन 20 मिलियन कॉलोनीज इसकी डेवलप हो जाती है एक प्लेट के पास 1 mg तक, तो हम फिर इसको क्या करते हैं, इसका फर्दर ग्रोथ कराया जाता है। और ग्रोथ की यदि बात करें तो लगभग 14 दिन तक इसकी ग्रोथ मानी जाती है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल्टर कर लेते हैं, एक केक के फॉर्म में फिल्टर करके हम लोग बेसिकली इसको रख लेते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है, जब ये हमें केक के रूप में प्राप्त हो जाता है, रिसीव हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर इसका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एक ग्राइंडिंग फ्लास्क लेंगे, यानी इसको कूटेंगे बढ़िया से और मिक्सअप कर लेंगे बढ़िया से। और मिक्स करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग एक स्टेराइल मीडियम में या स्टेराइल कंटेनर में बेसिकली हम लोग रख सकते हैं। और स्टेराइल कंटेनर में हम लोग क्यों रखेंगे, ताकि इसकी एंटीजेनिसिटी बनी रहे, इसकी वाइबिलिटी बनी रहे, इसमें किसी प्रकार का ऑक्सीडेशन ना हो, ये स्टेराइल रहे, इसीलिए स्टेराइल कंटेनर में रखा गया है। और इसके साथ ही साथ इसको फिर फर्दर फाइनल स्टेराइल कंटेनर में रखा जाता है, जिससे कि बाहर से किसी प्रकार से इसका एंटीऑक्सीडेंट ना हो सके, ऑक्सीडेशन ना हो सके और इसका डिटोरिएशन ना हो सके। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से हमारी बीसीजी वैक्सीन का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। और हम लोगों ने बात किया है कि इसको स्टोर किया जाता है कितने, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और यदि हम लोग इसका रिकंस्टिट्यूशन के रूप में यूज़ करते हैं, अगर पानी के साथ मिला के इसका यूज़ करते हैं, तो हमें इमीडिएटली इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, वह है हमारा क्या, इम्यूनिटी। और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंतर्गत दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इम्यूनिटी की बात की जाती है। और इम्यूनिटी की यदि हम लोग बात करें तो इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी है हमारी बॉडी की कि जो भी बाहर चेंजेस हो रहे हैं उसका हमारी बॉडी पर किसी प्रकार से अफेक्ट ना हो, उसको रेसिस्ट करने का, उसका विरोध करने का, उसको उससे डिफेंस करने का एक प्रकार से ये क्या है, एक मैकेनिज्म है जो कि बाहर जो भी पैथोजेंस हैं और उनसे हमारी बॉडी पर, एक ह्यूमन बॉडी पर, एनिमल्स पर किसी प्रकार से अफेक्ट ना हो, जिसमें पैथोजेंस है, फंगी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उनसे किसी प्रकार से हमें खतरा ना हो, डैमेज ना हो, उसी को दरअसल हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। और इम्यूनिटी की यदि हम लोग बात करें तो इम्यूनिटी को हम लोग नेचुरल एंड एक्वायर्ड, यानी एक्वायर्ड का मतलब तो आप सभी जानते हैं जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमें जीवन काल
के दौरान हमें यह बेसिकली मिलती है, यानी हमारा जीवन भर जो एक मनुष्य होता है उसके विभिन्न वर्ग के माध्यम से हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के माध्यम से भी समझेंगे कि तो उस दौरान यह इम्यूनिटी उसको मिलती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल इम्यूनिटी की। नेचुरल इम्यूनिटी जब भी एक एनिमल में, एक व्यक्ति में, एक ह्यूमन में होगी तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जरूर मौजूद होंगे जिससे कि वह एक नेचुरल इम्यूनिटी को पोजेस करेगा। और सबसे पहला है एज। यदि दोस्तों हम लोग एज की बात करें तो बच्चों में हम लोग देखते हैं कि 2 से 5 साल की जो उनकी उम्र होती है उन जो बच्चों की होती है उनमें कहीं ना कहीं डिप्थीरिया जैसी जो डिजीज़ है उसका खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा हम लोग देखें तो एडल्ट्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं उसका नेचर है जो उनके नेचर पर डिपेंड करता है। रेस की यदि हम लोग बात करें तो निग्रो, आप जनजाति के बारे में, ट्राइब्स के बारे में जानते ही होंगे। निग्रो में क्या होता है, जो येलो फीवर होता है उनसे उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें अनोदर प्रजाति की तो उससे कहीं ना कहीं अनोदर जो प्रजाति है उनको उससे खतरा होता है। वो क्योंकि उससे इम्यूनिटी या इम्यून नहीं होते वो व्यक्ति, इसलिए उन्हें इसके लिए खतरा है कि कहीं ना कहीं उन्हें येलो फीवर हो जाए। निग्रो प्रजाति के मुकाबले यदि हम लोग देखें तो स्पीसीज़ की यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कि इसमें स्पीसीज़ की बात करें तो अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं। और उसमें यदि हम लोग माइस की बात करें, चूहे की बात करें तो उससे टाइफाइड फीवर होने के चांसेस नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम ह्यूमंस को बेसिकली ये होने के चांसेस हैं, क्योंकि माइस की यदि हम लोग बात करें तो वो उससे इम्यून है, उनसे किसी प्रकार का खतरा नहीं है, उनमें ये रेसिस्टेंस है, उनमें ये प्रतिरोधक क्षमता है, एंटीबॉडीज़ हैं कि वो उससे आराम से लड़ सकते हैं। और इंडिविजुअल्स की बात आई है, इंडिविजुअल्स भी निर्धारित करता है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी की। कई लोगों में आपने देखा होगा, और ख़ास तौर से आप यदि वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें और एक तरफ इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो वहाँ आपको क्या, अगर जितने भी अधिकतर जो वहाँ के लोग होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ गोरे गोरे लोग होते हैं, यानी उनका स्किन जो होता है काफ़ी मुलायम, कोल्ड और गोरे होते हैं, स्किन यानी वाइट स्किन होती है, तो उनको क्या होता है, ज़्यादा खतरा होता है, किसके रोग होने के चांसेस उनमें ज़्यादा है। लेकिन क्या इंडियंस में ऐसा है? तो नहीं, बिल्कुल। ये डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल। अगला हम लोग बात करते हैं वो है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दरअसल यदि हम लोग बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है जो हमें जीवन काल के दौरान, हमारे पूरे जीवन काल के दौरान जो हम इम्यूनिटी गेन करते हैं उसे ही हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इसको बोलेंगे एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव में भी यदि हम लोग बात करें तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और पैसिव में भी बात करें तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्दर क्लासिफिकेशंस की गई है। एक्टिव में यदि हम लोग देखें तो इसमें एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती हैं जिनमें जब भी हमें कोई पैथोजेंस हमारे ऊपर अटैक करते हैं या उनसे हमें जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो जो इम्यूनिटी कहलाएगी वो इम्यूनिटी कहलाएगी एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। उसे ही हम लोग क्या बेसिकली कहते हैं, एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि हमें इन्फेक्शंस के वजह से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। इसका एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स हो सकता है। और दूसरा जो है वो है हमारा आर्टिफिशियल, यानी एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी होती है जब हमारे शरीर में कोई भी वैक्सीन हमें इंजेक्ट किया जाता है, हमें लगाया जाता है तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो उसे ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अंतिम और जो एंड है वो है हमारा पैसिव, यानी पैसिव की यदि हम लोग बात करें तो पैसिव में भी 2 पार्ट है, एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी को बेसिकली यहाँ पर एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है, जो कि हमारे मदर से हमें मिलती है और उनसे जो हमें प्राप्त होती है। हमारे बालिक जब एक बच्चे का जन्म होता है और इसके साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग से जो भी इम्यूनिटी मिलती है उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। अगला जो है और जो अंतिम है वो है हमारा एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ये वैसी इम्यूनिटी को कहा जाता है जो बेसिकली क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़। जब भी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में
पहुंचाई जाती है, लगाई जाती है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। उसके रिस्पॉन्स में फिर क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी पैथोजेंस हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज तो आपने डाल दी, तो जो भी पैथोजेंस है उससे इम्यूनिटी, उससे डिफेंड करने का कार्य, उससे रक्षा करने का कार्य कौन करेगा, यहाँ पर ये एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी करेगा। तो ये था तमाम डिस्कशन जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सुटिक्स में 3rd सेशनल के पेपर में। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।